हेलो एवरीवन। इस वीडियो के थ्रू हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 इकोनॉमिक्स लेसन 1 डेवलपमेंट के नोट्स या क्वेश्चन आंसर्स। और मैं 19 क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाली हूँ जो सभी लॉन्ग आंसर हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट वो सारे पैरामीटर्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं किसी भी दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ की डेवलपमेंट को मेजर करने में और कंपेयर करने में। अगर हमें पता लगाना हो कि इंडिया ज़्यादा डेवलप्ड है या अमेरिका, या इंडिया ज़्यादा डेवलप्ड है या फ्रांस, तो हम कुछ इंडिकेटर्स को यूज़ कर सकते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। सो जैसे कि वो है नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम। नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम ये मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट है। इसके अलावा कई सारे सोशल इंडिकेटर्स हैं जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट, स्कूलिंग स्टेटस, हेल्थ स्टेटस, न्यूट्रिशन लेवल्स, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी। ऐसे बहुत सारे दूसरे इंडिकेटर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू ह्यूमन डेवलपमेंट। जनरली कंट्रीज हमेशा इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करती हैं कि कंट्री की डेवलपमेंट किस चीज़ से होगी, और वो हमेशा उसका एक मेन जो इंडिकेटर लेके चलते हैं वो होता है इनकम। लेकिन बहुत सारे सोशल साइंटिस्ट ओवर टाइम ये डिस्कस कर रहे हैं कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है। देर आर अदर इंडिकेटर्स ऑल्सो विच contributes to human development and thus leads to economic development. So अगर इंसानों की डेवलपमेंट होगी तो कंट्री की भी डेवलपमेंट होगी, और वो कुछ इंडिकेटर्स हैं: लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, having education, information, knowledge, having good standard of living, having fundamental rights like freedom, security, education, इक्वालिटी होना, enjoyment of human rights। तो ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो ह्यूमन डेवलपमेंट भी होगी और कंट्री की डेवलपमेंट भी अच्छी होगी। So next question is, what is meant by economic development and list the indicators of development। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बच्चों कोई छोटा टर्म नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कई चीज़ें आती हैं, और सबसे पहली है लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, यानी लंबे समय तक एवरेज इनकम का इंक्रीज होना एक कंट्री में, अलॉन्ग विद राइज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना। लेकिन इसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ेगा, जब कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, हेल्थ स्टेटस बढ़ रहा है लोगों का, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, पॉवर्टी कम हो रही है, तो इसमें बहुत चीज़ें आ जाती हैं। इन शॉर्ट हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सो जैसा कि आंसर 1 में बताया था कि इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन दो जो मोस्ट कॉमन है जो हर कंट्री यूज़ कर रहा है वो है नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। सो नेशनल इनकम इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री प्लस द इनकम कमिंग फ्रॉम अब्रॉड। यानी एक कंट्री में जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं, गुड्स कोई भी सामान, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे पेन हो, हर एक चीज़ की वैल्यू को ऐड किया जाता है। प्लस जितनी भी सर्विसेज हैं, जैसे डॉक्टर अपनी सर्विस दे रहा है तो उसकी महीने की कमाई कितनी है, टीचर की कमाई कितनी है, सो इन सब सर्विसेज की जो वैल्यू होती है उन सबको प्लस किया जाता है, और बाहर से आ रही इनकम को भी प्लस किया जाता है, और हमें मिलती है नेशनल इनकम। पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला है नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। सो नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम का बढ़ना ये दिखाता है कि कंट्री इज हैविंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हायर द इनकम, हायर द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन ये काफ़ी सिमिलर है क्वेश्चन 2 के, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन डेवलपमेंट। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच टुवर्ड्स डेवलपमेंट। मतलब डेवलपमेंट को या विकास को ह्यूमंस के नज़रिए से देखना है। ये नहीं देखना कि कंट्री कितना डेवलप हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा है, इनकम कितनी बड़ी है। ये भी देखना कि ह्यूमंस की कितनी डेवलपमेंट हुई है। सो अगर लोग अपनी लाइफ खुशी से जी रहे हैं और उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, और चाहे वो अमीर हो या गरीब, हर कोई खुश है, हर किसी के पास बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ हैं, सो इसका मतलब है ह्यूमन डेवलपमेंट भी हो रहा है। देन बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम इज एन important criterion for development? Why? What are the disadvantages of using averages? तो
जो दो इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट हैं, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, उसमें पर कैपिटा इनकम ज़्यादा बेटर है। तो क्यों? और उसके कुछ नुकसान भी है, तो वो क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट है, countries have different population. Comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, चाइना में लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, और अगर हम इंडिया और चाइना को किसी ऐसी कंट्री से कंपेयर करें जिसके अंदर पॉपुलेशन बहुत कम है और दोनों की नेशनल इनकम निकालें, तो इंडिया एंड चाइना तो डेवलप्ड ही आएगी, और वो दूसरी कंट्री बहुत अच्छी भी हो तो भी वो लेस डेवलप्ड शो करेगी क्योंकि उसकी पॉपुलेशन कम है। तो जो नेशनल इनकम है वो पॉपुलेशन को कंसिडर नहीं करती, इसलिए वो बेटर क्राइटेरिया नहीं है। फिर नेशनल इनकम ये नहीं बताती कि अ, कौन सा इंसान दूसरे से बेटर ऑफ है या कौन सा इंसान कम कमा रहा है। मतलब ये कि नेशनल इनकम तो टोटल इनकम है। अब अगर इंडिया की बात करें तो एक तरफ है अंबानीज जो बहुत ज़्यादा कमाते हैं, और एक तरफ है एक गरीब किसान जिसकी इनकम बहुत कम है। तो नेशनल इनकम तो ये दिखाएगी कि भाई कंट्री की टोटल इनकम कितनी है, लेकिन एक अमीर और गरीब की इनकम में बहुत फ़र्क है, वो नेशनल इनकम नहीं दिखाएगी। तो एवरेज नहीं बताती। और पर कैपिटा इनकम एवरेज इनकम बताती है, ऑन एन एवरेज एक इंसान कितना कमा रहा है। अब पर कैपिटा इनकम की लिमिटेशंस क्या है? इसमें भी वही लिमिटेशन है एक जो नेशनल इनकम में है, कि इट हाइड्स डिस्पैरिटीज इन इनकम। पर कैपिटा इनकम हमेशा सेम आएगी पूरी कंट्री की। तो जब पर कैपिटा इनकम निकाली जाएगी तो अंबानी की पर कैपिटा इनकम और एक छोटे किसान की पर कैपिटा इनकम सेम होगी। तो इसका मतलब हो गया अंबानी और किसान और कोई टीचर, कोई डॉक्टर, ये सब सेम कमा रहे हैं, मगर ऐसा नहीं होता। इनकम हर किसी की अलग अलग है। इट डज नॉट टेल हाउ द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पीपल ऑफ अ कंट्री। ये भी नहीं बताता कि इनकम एक कंट्री में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, तो पर कैपिटा इनकम ये नहीं बता रहा है कि किसकी कितनी इनकम है। तो इनकम के अंदर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्रीज, गिव एग्जांपल्स। तो वर्ल्ड बैंक जो है किसी कंट्री को लो इनकम और हाई इनकम किस क्राइटेरिया के हिसाब से बताता है? सो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, उसके अंदर ये बताया गया कि कंट्रीज को कंपेयर करने का क्राइटेरिया क्या है। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है बच्चों, ये आपको हमेशा चेक करना है कि आपकी बुक में क्या दिया हुआ है, क्योंकि लेटेस्ट डेटा चेक करना है जो एनसीईआरटी में होगा। सो मेरे पास जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से 2017 के हिसाब से जिन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम 12,056 यूएस डॉलर्स से ज़्यादा होगी उनको रिच कंट्रीज कहा जाएगा। और सेकंड पॉइंट देखिए, जिन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम 955 डॉलर्स से कम होगी उनको लो इनकम कंट्रीज कहा जाएगा। यानी अब जिनकी 955 और 12,056 के बीच में होगी उनको मिडिल इनकम कंट्रीज कहा जाएगा। अब इंडिया की देखिए कितनी है। इंडिया की इनकम है 1820 यूएस डॉलर्स, यानी वो 955 से तो ऊपर है लेकिन 12,000 से बहुत नीचे है। तो इंडिया लो मिडिल इनकम कंट्रीज की कैटेगरी में आता है। मतलब मिडिल इनकम में तो है लेकिन उसमें भी निचले वाले स्तर पे है। और कई कंट्रीज ऐसी हैं जो, जैसे मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं, उनमें क्या है कि वो बहुत रिच हैं, पैसा बहुत है उन पे, लेकिन डेवलपमेंट वहाँ पे बहुत चीज़ों में कम है। पैसा ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वो वहाँ पे ऑयल है, तो उसकी वजह से वो रिच है। सो रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग मिडिल ईस्ट कंट्रीज एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज हैं वो भले ही रिच हैं लेकिन उनको डेवलप नहीं कहा जाता, और बहुत सारी स्मॉल कंट्रीज भी हैं वो भी डेवलप नहीं है। सो बाकी जो रिच कंट्रीज हैं वो डेवलप्ड की कैटेगरी में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ हैज इनफ रिसोर्सेज टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल बट नॉट इनफ टू सैटिस्फाई द ग्रीड ऑफ इवन वन पर्सन। ये क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वैल्यू बेस्ड भी है। इसमें कह रहे हैं कि अर्थ के पास इतने रिसोर्सेज तो हैं कि सबकी ज़रूरतें पूरी हो जाए,
लेकिन सबका लालच पूरा हो जाए इतना हमारी पृथ्वी के पास नहीं है। तो आपसे बोला गया एक्सप्लेन करना है। सो इस स्टेटमेंट का बेसिकली मतलब, कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं दे आर ओवर यूजिंग द रिसोर्सेज। ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। सो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल होने से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, रिसोर्स डिप्लीट हो सकते हैं, यानी कि रिसोर्सेज की कमी हो सकती है जिससे डेवलपमेंट रुकेगी। और हम ये भी देखते हैं कि रिसोर्सेज का एक्यूमुलेशन हो रहा है, मतलब रिसोर्सेज आर एक्यूमुलेटिंग इन द हैंड्स ऑफ फ्यू रिच पीपल। जो अमीर है उनके पास सबसे ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा है। रिसोर्स का मतलब हर चीज़, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो ज़मीन हो, कुछ भी हो उनके पास ज़्यादा है। और कुछ लोगों के लालच की वजह से बाकी जो गरीब लोग हैं उनको रिसोर्सेज नहीं मिलता। हम देखते हैं हम शहरों में कितना पानी ओवर यूज़ होता है, तो वो गरीबों तक या गरीब इलाकों में नहीं पहुंच पाता। रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड आर वांट्स आर अनलिमिटेड। रिसोर्सेज लिमिटेड हैं लेकिन हमारी जो ज़रूरतें हैं वो अनलिमिटेड हैं। हेंस वी हैव टू यूज़ रिसोर्सेज जुडिशियसली। सो हमें रिसोर्सेज को ध्यान से यूज़ करना होगा एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच अडॉप्ट करनी होगी। वो क्या है वो आगे वाले क्वेश्चन में समझेंगे। बहुत बहुत दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। ये चैप्टर शुरू ही इस टॉपिक से होता है कि लोगों के डेवलपमेंटल गोल्स डिफरेंट है। मतलब ये है कि एक इंसान जब ये सोचता है कि मेरी डेवलपमेंट किस चीज़ से होगी, मेरा विकास किस चीज़ से होगा, तो वो हर इंसान अलग अलग तरीके से सोचता है, क्योंकि हर किसी की लाइफ सिचुएशन डिफरेंट है। किसी के लिए कुछ चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी के लिए दूसरी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ जो एक का विकास कर सकती है वो दूसरे का नहीं कर सकती। अब एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम एक लैंडलेस रूरल लेबरर की बात करें तो वो चाहेगा कि उसको ज़्यादा काम मिले, ज़्यादा वेजेस मिले, क्योंकि उसके पास काम की कमी है। और जो प्रॉस्परस फार्मर होगा वो चाहेगा उसकी और इनकम बढ़ जाए, उसको प्राइस क्रॉप्स का अच्छा प्राइस मिले, उसके पास नई नई मशीन्स हों। फिर लोग मिक्स ऑफ गोल्स को भी देखते हैं, मतलब लोगों को एक ही गोल में सेटिस्फैक्शन नहीं है। जैसे कि एक रूरल फैमिली की लड़की होगी, वो रिस्पेक्ट भी चाहेगी, वो फ्रीडम भी चाहेगी। और अगर वही एक रिच फैमिली की लड़की है, वो एजुकेशन भी चाहेगी, इनकम भी चाहेगी। ये भी एक टॉपिक है कि पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स। सपोज किसी जॉब में आप गए हैं, तो जॉब में आपको जॉब सिक्योरिटी भी चाहिए, बेटर इनकम भी चाहिए, घर के पास हो ये भी चाहिए, एनवायरनमेंट अच्छा हो ये भी चाहिए। सो पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स ऑल्सो। और इसी से कनेक्टेड दूसरा क्वेश्चन है, पीपल हैव डिफरेंट एंड कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल्स। सो लोगों के पास जो जिस चीज़ से लोग समझते हैं कि हमारा विकास होगा, हो सकता है वो दूसरे के लिए नुकसानदायक हो। तो ये एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जैसे एक लड़की है, वो चाहती है कि भाई उसको फ्रीडम मिले और उसको अपने भाई की जितनी अपॉर्चुनिटी मिले, एजुकेशन मिले, लेकिन उसके फादर चाहते हो कि वो हाउस होल्ड चोर्स लर्न करे और जल्दी से शादी कर ले। दूसरा एग्जाम्पल, एक वर्कर सोचता है उसकी डेवलपमेंट जब होगी जब उसको ज़्यादा वेजेस मिलेंगे, लेकिन उसका मालिक हो सकता है ऐसा ना सोचे, उसके मालिक को तो नुकसान हो जाएगा अगर सब ज़्यादा वेजेस ले लेंगे तो। एक और अच्छा एग्जाम्पल है कि जब एक डैम कंस्ट्रक्ट होता है तो बहुत लोगों को उससे बिजली मिलती है, खेतों में पानी आता है, तो ये कुछ का डेवलपमेंट है। लेकिन बहुत सारे लोग जो निचले इलाकों में रह रहे हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, उनको घरों को छोड़ के जाना पड़ता है क्योंकि वो इलाके डूब जाते हैं, तो ये उनके लिए डेवलपमेंट नहीं है। और ऐसे ही रिजर्वेशंस के ऊपर भी आता है, रिजर्वेशंस जो कुछ लोगों के लिए अच्छी है और कुछ लोगों के लिए अच्छी नहीं है। सो पीपल हैव डिफरेंट गोल्स बट कॉन्फ्लिक्टिंग। एक के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी जेब में जो पैसा है, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव। तो हमारे पास जो पैसा है वो सब कुछ नहीं खरीद सकता। तो यानी कि फैक्टर्स अदर देन इनकम आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो वो कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? स्कूल, कॉलेज, पार्क, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीज़ें हमारे पास पैसा हो तो भी हम नहीं खरीद सकते हैं। क्या हम बड़े बड़े स्कूल्स खरीद सकते हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस खरीद सकते हैं? नहीं। तो ये हमें गवर्नमेंट देगी, तो पैसा ये चीज़ नहीं खरीद सकती। पैसा हमारे लिए पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकता। तो इनकम के अलावा ये भी एक ज़रूरत है हमारी कि हमारे पास पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हो। फिर हैप्पीनेस, पीस, फ्रीडम, रिस्पेक्ट,
ये सब पैसा नहीं खरीद सकता। अनएडल्ट्रेटेड मेडिसिन, बिना मिलावट की मेडिसिन हमारे लिए पैसा नहीं खरीद सकता। सो पैसे के अलावा भी ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। The next question is find out present sources of energy used by people in India. What could be the possibility 50 years from now? तो आज जो प्रेजेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जो जनरली लोग यूज़ कर रहे हैं वो है कोल, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर पावर, इलेक्ट्रिसिटी, बायोगैस। इन सब से हमें फ्यूल मिलता है, हमारी मशीनरीज चलती हैं। आज से 50 साल बाद क्या होगा? आज से 50 साल बाद इंडिया में बहुत शॉर्टेज होने वाला है। नॉट ओनली इंडिया, पूरे वर्ल्ड में क्राइसिस होने वाला है, क्योंकि पेट्रोलियम के हमारे जो रिजर्व्स बचे हुए हैं, क्रूड ऑयल के या कच्चा तेल जिसको हम कहते हैं, जिससे हमें पेट्रोल डीजल मिलता है, वो हमारे पास इतना ही बचा हुआ है पूरे वर्ल्ड में कि वो 45 से 50 साल और चल जाए। और जब ये टाइम आएगा धीरे धीरे, और आज से 10-20 साल बाद जब ये रिसोर्सेज कम हो रहे होंगे, तो इन सब के दाम बहुत बढ़ जाएंगे और प्राइसेस बढ़ेंगे। अगर तेल का प्राइस बढ़ गया तो आप देखिए कि हर चीज़ जो मशीनरी है वो डीजल, पेट्रोल, कोल इन सब से चल रही है, तो हर चीज़ के प्राइस बढ़ जाने वाले हैं। तो इसलिए ये ज़रूरत है कि हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे शिफ्ट होना चाहिए, यानी कि वो सोर्सेज जो जनरली यूज़ नहीं होते आ रहे हैं और ग्रीनर हैं। तो टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ऐसे ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढना ज़रूरी है। The next question, why is groundwater overused? Can there be development without such overuse? So ग्राउंड वाटर ओवर यूज़ क्यों होता है? क्योंकि भाई बड़ी बड़ी सिटीज़ में पॉपुलेशन बहुत ग्रो कर रही है एंड दे ओवर ड्रॉ ग्राउंड वाटर। जो क्रॉप्स होती हैं उनको भी ज़्यादा पानी चाहिए, और बारिश अगर नहीं आ रही है तो लोगों के पास वही एक सोर्स बचता है, क्योंकि बहुत सारे इलाकों में गवर्नमेंट वाला पानी नहीं पहुंच पाता है जो वाटर पाइप्स में है। और अर्बनाइजेशन, शहरीकरण जैसे जैसे हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे जैसे हो रही है, तो लोग इनलीगली ग्राउंड वाटर को खींच लेते हैं, निकाल लेते हैं। और ये जो ओवर यूज़ हो रहा है, इसकी वजह से वाटर टेबल डिप्लीट होता जा रहा है और बहुत सारे इलाके सूखते जा रहे हैं, ज़मीन बंजर होती चली जा रही है। तो अब हम कैसे कर सकते हैं इस ये जो ग्राउंड वाटर है, जो ज़मीन के अंदर का पानी है, इसकी बचत कैसे कर सकते हैं? तो इसकी बचत हम कर सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू। हम पानी, जो बारिश का पानी है उसको स्टोर कर सकते हैं। वाटरशेड डेवलपमेंट, ये भी एक तरीका होता है। बेसिकली ये भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, लेकिन ये रूफ टॉप पे नहीं है। ऐसे बहुत सारे इलाके होते हैं जो निचले इलाके होते हैं, जहाँ बारिश का पानी ऊंचाई से आके इकट्ठा होता है, तो वहाँ पे भी कुछ सिस्टम लगाया जा सकता है ताकि बारिश का पानी बचाया जा सके। तो क्वेश्चन 13 है, व्हाट शुड इंडिया डू टू अचीव और बिकम अ डेवलप्ड कंट्री? तो हमें अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ानी होगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना होगा, और पॉवर्टी, गरीबी को हटाने के लिए भी मेजर्स लेने होंगे। इनकम की इनक्वालिटीज़ जो हैं वो कम करनी होगी। जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज यानी कि गवर्नमेंट की जो फैक्ट्रीज हैं उनका जो नुकसान है वो कम करना होगा। हेल्थ, एजुकेशन, वाटर, ट्रांसपोर्ट, इन सब की इम्प्रूवमेंट करनी होगी। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसाइड्स इनकम व्हाट कैन बी अदर एट्रीब्यूट्स टू कंपेयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट? ये बात हमने आंसर 1 में भी की थी, लेकिन अब ये डिटेल्ड है कि अगर 5 मार्कर आ जाता है तो एजुकेशन, इन्फैंट मोर्टालिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये सब के थ्रू आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर 5 मार्कर आता है तो इन सब के मीनिंग एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फैंट मोर्टालिटी रेट? गिव रीजंस फॉर लो आईएमआर इन केरला। सो इन्फैंट मोर्टालिटी रेट का मतलब होता है कि अपनी अगर एक साल, पहली बात तो पर ईयर इसको कंसिडर किया जाता है, तो एक साल में अगर 1000 बच्चे पैदा हुए हैं तो उनमें से कितने बच्चे अपनी एक साल की उम्र पूरा करने से पहले जीवित नहीं बचते या मर जाते हैं? तो एक साल में स्टडी होती है 1000 बच्चों की, पर 1000 चिल्ड्रन, कितने बच्चे ऐसे हैं जो एक साल की अपनी एज पूरा करने से पहले मर गए हैं? तो अगर हमें इन्फैंट मोर्टालिटी रेट कम करना है, इसका भी आंसर यही है। और अगर
हमसे पूछा जाए कि केरला में लो आईएमआर क्यों है, मतलब केरला में बहुत कम बच्चे हैं जो मरते हैं, ज़्यादातर बच्चे अपनी अच्छी लाइफ जीते हैं। तो वहाँ ऐसा क्यों है? तो क्योंकि वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत अच्छा है, लोगों के पास खाने की कमी नहीं है, राशन शॉप्स जो हैं बहुत अच्छे से परफॉर्म करती हैं अपने फंक्शन। What do you mean by public facilities? Public facilities वो facilities हैं which are provided by the government. तो जो फैसिलिटी सरकार सबके लिए दे रही है वो पब्लिक फैसिलिटी है, जैसे कि डिफेंस सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, रेलवे हैं, स्ट्रीट लाइट, पुलिस एक्सेट्रा, पार्क। सो व्हाई आर दे इम्पोर्टेंट? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज दे आर आइदर प्रोवाइडेड एट अ लो कॉस्ट और फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री में मिलती हैं बिल्कुल, जैसे पार्क है फ्री में है, या बहुत कम पैसे चार्ज होते हैं, ताकि गरीब लोग भी इन फैसिलिटीज़ का लुत्फ़ उठा सकें। और जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं वो एक ही टाइम पे बहुत सारे लोग शेयर कर सकते हैं। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि इनको बनाने में, प्रोवाइड करने में बहुत सारा पैसा लगता है। और कोई भी एक अमीर इंसान है, वो पहली बात तो उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि ऑन अ लार्ज स्केल रेलवे एस्टैब्लिश कर दे या स्ट्रीट लाइट लगवा दे या पूरे इंडिया के लिए स्कूल्स बनवा दे। तो इतना जो पैसा चाहिए वो सरकार के पास ही होता है। और जो प्राइवेट लोग हैं दे ऑलवेज वर्क ऑन प्रॉफिट मोटिव, तो वेलफेयर के लिए काम नहीं करते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो वेलफेयर के लिए काम करती है, इसलिए वो पब्लिक फैसिलिटीज़ देती है, और इसलिए ये सबके लिए इम्पोर्टेंट भी है। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? It means development without damaging the environment and it should not compromise with the needs of future generation. मतलब एक ऐसी डेवलपमेंट जो फ्यूचर में सस्टेन करे, मतलब जो आज के लोगों के लिए भी हो और फ्यूचर के लोगों के लिए नुकसानदायक ना बन जाए। एक छोटा सा एग्जांपल, बहुत सिंपल एग्जांपल, कि अगर आज पूरे इंडिया में 10 पेड़ बचे हैं, तो हमें लकड़ी की ज़रूरत है क्योंकि हमें फर्नीचर बनाना है, तो हम उसमें से 2 को काटेंगे, 5 और लगा देंगे, ताकि हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन के पास भी रिसोर्सेज बचे रहें और हमारे एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना हो। लेकिन क्या हम ऐसा कर रहे हैं? हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं। तो हमारी ज़रूरतें, हमारी इच्छाएं ज़रूरत से ज़्यादा हैं, तो हमें रिसोर्सेज को ध्यान से यूज़ करना पड़ेगा। वरना क्या होगा, ये रिसोर्सेज एक दिन एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगी। जैसे हमने बात की कि फॉसिल फ्यूल्स जो हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब खत्म होने की कगार पे हैं। फिर आयरन, कोल, इन सब का एक्सेसिव माइनिंग हो रही है, क्रूड ऑयल भी, तो इससे इनके स्टॉक घटते जा रहे हैं। तो इसलिए हमें इनको ध्यान से यूज़ करने की ज़रूरत है, कम यूज़ करने की ज़रूरत है, कहीं ऐसा ना हो हमारी फ्यूचर जनरेशन के पास कुछ बचे ही ना। अगर हमारे जो पुरानी जनरेशन थी उन्होंने अगर ऐसा ही किया हुआ होता, तो हमारे पास कुछ बचता ही नहीं। प्लस हम जो ये रिसोर्सेज वुड, कोल, ये सब जलाते हैं, बहुत एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है, तो ये भी हमारे डेवलपमेंट ऐसी है जो नुकसानदायक है फ्यूचर के लिए। फैक्ट्रीज से जो धुआं निकलता है, ये भी बहुत पोल्यूशन फैलाता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और हमें अपने फ्यूचर के लिए रिसोर्सेज को बचाना है। What can be done to achieve sustainability in development? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने के लिए हमें अपने क्रूड ऑयल को बचाना होगा, हमें ग्राउंड वाटर को बचाना होगा, अपने रिसोर्सेज बचाने हैं, कंजर्व करने हैं, चाहे वो फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, एक्सेसिव माइनिंग को कंट्रोल करना है, सारे रिसोर्सेज को जुडिशियस यूज़ करना है, प्लान्ड वे में, अनप्लान्ड वे में कुछ भी यूज़ नहीं करना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूज़ करना है, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, और 3R अप्रोच, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल को अपनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? जैसे हमने बात की थी कि कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम चाहिए, ऐसे ही एक और अब आजकल नई बात चल रही है कि कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए ह्यूमन एंड डेवलपमेंट इंडेक्स यूज़ किया जाए। इस इंडेक्स में 3 इंडिकेटर्स हैं। एक है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि एक एवरेज आदमी कितने साल तक जिंदा रहता है। दूसरा है पर कैपिटा इनकम,
तीसरा है एडल्ट लिटरेसी। तो कई सोशल साइंटिस्ट का मानना है कि अगर कंट्री को कंपेयर किया जाए तो सिर्फ इनकम से ही क्यों, क्या सिर्फ इनकम ही सब कुछ है? लिटरेसी भी इम्पोर्टेंट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इम्पोर्टेंट है। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है तो इसका मतलब है कंट्री में हेल्थ सर्विसेज अच्छी हैं। तो ये सारी चीज़ें यूज़ होनी चाहिए किसी कंट्री को कंपेयर करने के लिए। तो जो यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इस इंडेक्स को यूज़ करता है फॉर कंपेयरिंग डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। इन सारे क्वेश्चन में जो एक क्वेश्चन कवर नहीं हुआ है वो है बॉडी मास इंडेक्स के ऊपर। उसका फॉर्मूला है वेट इन किलोग्राम्स अपॉन हाइट का स्क्वायर, एंड हाइट हैज़ टू बी इन मीटर्स। और इसमें भी लिमिट है कि कितने से नीचे होगा तो माल नरिश्ड बोला जाएगा, अगर बॉडी मास इंडेक्स एक पर्टिकुलर अमाउंट से ऊपर होगा तो बच्चे को ओवरवेट बोला जाएगा, और एक मिडिल लेवल पे होगा तो बच्चे को नॉर्मल बोला जाएगा। तो वो आप बुक में से करेंगे। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि वर्ल्ड बैंक कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए पर कैपिटा इनकम यूज़ करता है, एंड यूएनडीपी जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूज़ करता है फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज़। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इंडिया का HDI रैंक 2018 का है 130, विच इज़ 130 मतलब बहुत दूर का रैंक है। वन फर्स्ट रैंक इज़ ऑलवेज बेटर। सो हम अपनी बात करें तो डेवलपमेंट के मामले में हम बहुत पीछे हैं दूसरी कंट्रीज से। थैंक यू सो मच, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।